अब एज ऑफ रिवॉल्यूशन कल कहाँ तक पढ़े थे? जुसिपी मेजनी। एक बार फिर से ओवरव्यू करवा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1700। नेपोलियन कब भारत आया? नेपोलियन कोड कब आया? जुसिपी मेजनी जन्म कब लिया? 1807। फिर ट्रीटी ऑफ वीना कब हुआ? फिर एक क्रांति जो हुई वो 1800 कितना में हुई? 30 में हुई। उसी के देखरेख में मेटरनिक क्या कहते हैं कि जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, तो यहीं पर फ्रांस छींक दिया। फ्रांस में क्रांति आ गई। जो बुर्बो वंश के राजा को 1815 में स्थापित किया गया था, चार्ल्स दशम को, उसको लुई फिलिप के नेतृत्व में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और हटाने के बाद क्या किया गया? इसी के देखरेख में ब्रुसेल्स में एक क्रांति हो गई 1831 में। 1831 में जो क्रांति है उसके तहत बेल्जियम जो है आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हो गया? अलग हो गया। और उसको ट्रीटी ऑफ शायद कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आता है कि फिर से एक रिवॉल्यूशन हुआ। असल में रिवॉल्यूशन धीरे धीरे हो रहा था लेकिन उग्र रूप नहीं लिया। वो था 1821 ग्रीक रिवॉल्यूशन। स्टार्ट वो हो चुका था लेकिन ग्रीक को शायद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिलोपन या क्या है उसको 1800 जाकर 32 में क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। किससे? तो ऑटोमन साम्राज्य से। अब देखो ये डेट बाय इतिहास समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सेकेंड जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी शायद वो इससे पहले का है, 1789 से पहले का। वो यूरोप के समाज में डाइवर्सिटी को दिखाता है। यूरोप के समाज में क्या दिखाता है? डाइवर्सिटी की कैसे कैसे लोग वहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग जातीय समूह से थे। उसी में से 3 समूह कल हम बताए थे। जो बच्चा एब्सेंट था थोड़ा रिवाइज कर लो। 3 समूह बताए थे, एरिस्टोक्रेट, पीजेंट, और उसी के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब औद्योगिकरण हुआ तब निकल कर क्या सामने आया? एक मिडिल क्लास आदमी जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, बुद्धि वाला भी है, साम दाम दंड भेद सब चीज कर सकता है। कृष्ण जी, ठीक है, छल कपट सब चीज करता है। कौन? मिडिल क्लास आदमी। बड़ा आदमी को बुद्धि नहीं है, खाए तो खाएगा वो फुला के दूध में अखरोट, तो उससे खाने से बुद्धि नहीं आता है, मंझाने से बुद्धि आता है। समझो, जब तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ेगा तब तुम समझदार बनो। और समझदारी कोई बुक का चीज नहीं है, कॉमन सेंस वाला। अब एक लड़का था खूब पढ़ने में तेज था, बहुत ज्यादा, और जब उसको मीटिंग में जाने के लिए कह दिया तो उसके बगल में वो लड़की बैठ गई, तो पूरा एकदम हट रहा है कि हटो हम सट के नहीं बैठे। पूरा टॉपर है स्कूल का। तो बुक पढ़ने से समझदारी नहीं आता है, उसके लिए कॉमन सेंस जगाना पड़ेगा। जगाए वो कैसे? तो जब तुम्हारे ऊपर क्या होगा? गैदरिंग बोझ पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तभी तुम समझदार हो। तो उसी तरफ से एक तरह से लाइन वाइज पढ़ोगे तो सबसे पहले समाज में जो डाइवर्सिटी है वो दिखाया गया है। और 3 तरह के लोग थे, एरिस्टोक्रेट, मिडिल क्लास, पीजेंट वर्ग के लोग। एरिस्टोक्रेट जो थे पैसा वाले थे, उसको शहर में हवेली था, गांव में जमीन था। उसके बाद आता है कि 1789 में क्रांति हुई और क्रांतिकारी क्या क्या चीज़ का यूज़ किए थे? फादरलैंड, लियो सिटीजन, झंडा लिए एक तरह से। तो कुछ हाँ, नेशनल एंथम, क्रांतिकारी गीत, हाइम्स कंपोज, गीत गाया गया, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, श्रद्धांजलि दी गई। किसको? शहीदों को। हाँ, बहुत सुंदर। फिर एक आ गए विधायक जी, नेपोलियन नाम था इसका। छोटे से क्षेत्र फ्रांस में तो ये विधायक बन गए, लेकिन विधायक मतलब समझ रहा है ना, छोटा सा विधानसभा क्षेत्र में। अब विधायक धीरे धीरे नीतीश कुमार जी, अभी हमारा जो मुख्यमंत्री है, लेकिन सोच रहे हैं कि 2024 में क्या बन जाए? प्रधानमंत्री। वही था नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन आया, छोटा सा फ्रांस में राज किया और सोचने लगा पूरा यूरोप को कॉन्कर कर ले, जीत जाए। तो 1804 में वो कोड लाया, राइट टू प्रॉपर्टी, और क्या क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, और हाँ, जितना भी विशेषाधिकार था बर्थ पे उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ ना कि उसी बीच में एक आदमी जन्म लिए, जुसिपी मेजनी। इनका बहुत बाद में दिया गया है।
जुसिपी में ही जन्म लिए, तो ये नेपोलियन के काल में कुछ दिन तक रह चुके थे, ठीक है। नेपोलियन के काल में जब रहे तो इसके भी पापा मम्मी बताते होंगे कि नेपोलियन शुरुआत में आया था तो क्या था, अच्छा था। और नेपोलियन से पहले जब क्रांति हुई थी तो उस दौर के अंदर में 1789, मतलब 10 साल के अंदर में हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। तो ये तो आज़ादी इसके मम्मी पापा चख लिए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में कंजर्वेटिव लोग फिर से आ गए सत्ता में, तो इनको अच्छा नहीं लगने लगा। क्यों? क्योंकि ये 7-5-12 लगभग 12-13 साल के ये, सॉरी 5-3-8 साल के, लगभग 8-9 साल के हो चुके थे। 7 से 8, 9, 10 से 15 लेके 8। तो अब आया कि ये धीरे धीरे एक कार्बोनरी सीक्रेट ग्रुप था, उसके सदस्य बन गए, ठीक। और पूरे यूरोप में, पहले तो पूरे इटली, यूरोप तो बाद की बात है, तो इटली में क्या हुआ, ये राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए क्या कर रहे थे कि एक यंग इटली नाम का क्या किए, तुम्हारा वो बनाए समूह। इसका उदाहरण लो, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज किए थे वो गठन, आजाद हिंद फौज। तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया, यंग इटली का एक निर्माण किया। इटली का एकीकरण होने के बाद ऐसे हुआ तो नहीं था, इटली का एकीकरण बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो यंग यूरोप नाम के एक समूह को बनाए। तो ये तुम्हारा ओवरव्यू था, पीछे जितना भूल गया होगा उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। अब आते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन में। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहला जो आपका है 1830 का जुलाई रिवॉल्यूशन है, ठीक है। ये है आपका जुलाई रिवॉल्यूशन। कब? तो 1830 में। कहाँ? तो फ्रेंच में, ठीक है। इसमें क्या था ना कि बर्बन डायनेस्टी जो रिस्टोर की गई थी 1815 में, यहाँ के राजा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। किसके नेतृत्व में? लुई फिलिप के नेतृत्व में। तो सबसे पहले है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया कि एक तरह से अभी इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यूके का नाम सुने? यूके है तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से बन के बना, स्कॉटलैंड, यहाँ पर है नॉर्थर्न आयरलैंड, यहाँ पर है तुम्हारा इंग्लैंड, यहाँ पे है तुम्हारा वेल्स। ये चारों से मिलकर के बना है तुम्हारा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसी तरह से ये छोटे छोटे 4 देशों से मिलकर के बना है। तो अभी इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है एक तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पर फ्रेंच में जब बुर्बो वंश के राजा को हटा दिया गया, तो ऐसा नहीं कि पूरा प्रधानमंत्री रहने लगा, नहीं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। राजा था, लेकिन राजा के पास उतना पावर था नहीं, सीधी सी बात है, राजा था लेकिन उसके पास उतना पावर था नहीं। तो ये है कि नोट करोगे तो कर लो। बीच में बैग उगा जाएगा तो दिक्कत नहीं ना सर, फिक्स कर लीजिएगा। पॉज कर दिया क्या? पहले से नोट किया है मत कर, जो नोट नहीं किया वो कर। ऐसे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं।
सबसे पहले जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ये जो आपका स्टार्ट हुआ था ना साल 1830 से 48 के बीच में, तो सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? फ्रेंच में, ठीक है, फ्रांस में हुआ। तो अब आता है कि यहाँ पर हुआ क्या, रिवॉल्यूशन के बाद कुछ तो चेंज आएगा, क्रांति आएगी, कुछ तो चेंज आएगा। तो चेंज आया कि बुर्बो वंश के राजा जो थे चार्ल्स दसम, ये तुम्हारे बुक में नाम नहीं दिया गया, ये बिहार बोर्ड के बुक से हम पढ़ के बता रहे हैं कि चार्ल्स दसम को हटा दिया गया और फिर उसके बाद लुई फिलिप को वहाँ पर राजा बनाया गया। कैसा राजा? निरंकुश नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले जो राजा थे वो निरंकुश थे, एब्सोल्यूट करके कुछ ऐसे करके दिया हुआ तुम लोग में, तो वो राजा नहीं बना, वो कायदे से चलने वाला राजा बना, ठीक है। तो उसी तरह से अब आता है कि लुई फिलिप को राजा बना दिया गया। फिर थे मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर, मुंह कटाक्ष कर दिए। क्या कटाक्ष कर दिए कि जब फ्रांस छींकता है तो जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है, और सर्दी हो भी गया। सर्दी, बाप रे बाप, तो फिलोसफियर था। नहीं, हाउस का। तो बेल्जियम में ब्रुसेल्स में हुआ। ये इसका था 1831, ठीक है, 1830 जुलाई 16, हाँ 1831 ही था, 1800। तो इसमें क्या हुआ कि बेल्जियम जो है नीदरलैंड से क्या हो गया? अलग हो गया। नीदरलैंड का नाम सुना होगा, नीदरलैंड का क्रिकेट टीम है जो ग्रीन ग्रीन कपड़ा पहन के खेलता है, जिससे बीच में हुआ था कि अम्बती रायडू जो संन्यास लिया है तो नीदरलैंड से ही जाके खेलेगा, बीच में हुआ था इतना। इसको लिख लो और उसके बाद फिर ग्रीक रिवॉल्यूशन बता दे। ये सब सीरियली चल रहा है, ठीक है। पहले तुम्हारा 1830 में, फिर बेल्जियम में, फिर तुम्हारा आया ग्रीक रिवॉल्यूशन। बेल्जियम जगह का नाम है, ठीक है। कैसे इंग्लैंड में लंदन, और एसएसटी का पढ़ाया संस्कृत, हम बोले थे ना पढ़ाने के लिए। देखो फिर आता है अगला आपका ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो ग्रीक रिवॉल्यूशन स्टार्ट असल में 1821 में हो चुका था, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य,
उठा के इसका देख लो 1830 में 1821 में ये स्टार्ट हो चुका है। अब लगेगा थोड़ा सा संदेह होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं 1830 से 1848, ये स्टार्ट कब हो गया है, तो इसमें मेंशन करना कोई आवश्यक है नहीं। लेकिन असल में जो इसको आज़ादी मिली ऑटोमन साम्राज्य से वो कब मिली, 1832 में। इसलिए इसको क्या किया गया है, इसमें 1830 से 1848 के बीच में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले ग्रीक रिवॉल्यूशन 1821 में स्टार्ट धीरे धीरे हो चुका था। जैसे हम लोग कह सकते हैं भारत में कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन 1857 में स्टार्ट हो चुका था। ये आपका एनसीईआरटी लिखता है, लक्ष्मीकांत लिखता है कि 1858 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का बढ़िया बुक है, तो उसमें लिखा गया है कि पहला स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो 1858 में स्टार्ट हुआ था। एनसीईआरटी लिखता है 1857 में स्टार्ट हुआ था, तो दोनों ठीक है। तो अब आता है कि ग्रीक स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन रूल। ग्रीक जो है स्टार्ट कर दिया था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य कौन, याद करो, भारत में नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ाए थे वही ऑटोमन रूल, जिसको ब्रिटेन रसिया ये सब मिलकर के हरा दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और जो फिर से खिलाफत आंदोलन हुआ उसी के द्वारा किया गया था, भारतीय मुसलमानों के द्वारा, कि वहाँ जो खलीफा है उस पर कोई बहुत बड़ी संधि न थोपा जाए। सब जगह देखो एक चीज यूज हो रहा है, ट्रीटी ऑफ वियना। ये क्या है, संधि है। जब कोई भी युद्ध होती है, कोई भी वॉर होता है, कोई भी क्रांति होती है, तो उसके बाद एक संधि होता है। संधि मतलब, संधि और विलय में अंतर है। विलय समझते हो, संधि विलय नहीं समझ। विलय मतलब मिल जाना। अभी बांग्लादेश भारत में मिल जाए, समझो, अभी बांग्लादेश ऐसा हो नहीं, पाकिस्तान और भारत में युद्ध छिड़ जाए, ठीक, और पाकिस्तान को अपने अंदर ले ले, वो हो गया विलय, मिला लिया, अपने मैप में वो आ जाएगा अब तुम्हारा। लेकिन अब एक संधि कर लिया जाए, जैसे संधि हुआ था सिंधु, तुम्हारा जल समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू के संबंध में, कि ये जो ऊपर की 3 नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 60% 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत, ठीक। और नीचे का झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज का 80% पानी भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। तो ये हुआ संधि, मेल मिलाप से काम करना, ठीक है। ये नहीं कि मार हो गया, 2-4 साहब लोग फुला दिए, नहीं, मेल मिलाप से काम। अभी बांग्लादेश से भी एक संधि हुई है, एक कोई नदी के ही बारे में संधि हुआ है कि कोई नदी है उसका पानी शायद रोका जा रहा था या डैम बना रहा था, तो एक संधि कल हुआ है। तो उसी तरह से ट्रीटी हुआ, किस पे, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ये जो है ग्रीक जो है एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, स्वतंत्र राष्ट्र बनकर इसको माना गया, ठीक है। तो अब आता कि लेकिन ये सब लोग पावरफुल थे नहीं, ग्रीक के लोग पावरफुल नहीं थे। किसके तरह, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच के तरह, फ्रांसीसी लोग पावरफुल थे, तो लेकिन ग्रीक के लोग उतना पावरफुल नहीं थे। तो इसको कहाँ से सहायता मिला, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ईस्ट इधर है मेरा, वेस्ट इधर है, तो वेस्ट यूरोपियन कंट्री जो थी, उस तरह से वेस्ट यूरोपियन कंट्री आप देख सकते हैं, फ्रांस यहाँ पर है, जर्मनी यहाँ पर है, आयरलैंड है,
तो ये सब इटली जो है, ग्रीक देखो यहाँ है ना, ग्रीक यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का राज था। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, फ्रांस हो गया तुम्हारा, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब इसको क्या किया, सहायता किया। कैसे, तो या तो सेना देकर, सेना तो नहीं दिया होगा, सेना उस समय नहीं दी, सेना दे देता तो उसी में वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता। सेना नहीं दिया, मतलब कुछ भी वैसा प्रोत्साहन दिया। फिर उसके बाद इसके जो पोएट्स थे, पोएट्स ने भी बहुत सहायता की, अच्छा अच्छा कविता लिखा, अच्छा अच्छा कहानी लिखा, जिससे लोगों में क्या हुआ, देशभक्ति की भावना पैदा हुई। और आर्टिस्ट भी अच्छा अच्छा फोटो बनाया गया, जैसे तुम देखोगे भारत माता के चित्र, ऊपर में लिखता है तुम्हारा, ऊपर में मुकुट जो है वो हिमालय पर्वत है, और भारत माता का जो चरण है कन्याकुमारी में जो आपका वो है, वो उनका पैर हमेशा धोते रहता है, मतलब समुद्र ज्वार भाटा या इससे भी नॉर्मल जो चरण है आपका, उनका भारत माता का धुलते रहता है। इधर भुजा है तुम्हारा बंगाल, इधर गुजरात, तो खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। तो उसी तरह से क्या किया, ये खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, पोएट्स का काम है। और उसी खड़ा हिमालय में अगर भारत माता के चित्र बना दिया तो ये किसका काम हो गया, आर्टिस्ट का। ठीक है, तो अब आता है कि इसी को ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, यूज किया, उससे हेल्प मिला, उसको सहायता मिली, और अंततः 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ये जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के उभरा। अगला टॉपिक क्या है, रोमांटिक इमेजिनेशन। तो रोमांटिक इमेजिनेशन स्टार्ट हुआ कहाँ से, या उनका जो नींव रखा गया वो किनके द्वारा रखा गया, पोएट्स और आर्टिस्ट के द्वारा। ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब है वो रोमांटिक नहीं जो देखता है बॉलीवुड में रोमांस, वो वाला रोमांटिक नहीं है। ठीक है, देश के प्रति वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हो गया तुम्हारा कि रोमांटिज्म है क्या। देखो, तो
तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन, इमेजिन मतलब कल्पना, ठीक है। हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारी भारत माता का मुकुट हिमालय पर्वत है और उसके चरणों को नीचे से कन्याकुमारी से समुद्र जो है, नीचे में कौन, हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशियन, ठीक है। हिंद महासागर चरणों को धोते रहता है, कल्पना करते हैं, यही है इमेजिनेशन। तो उसी तरह से जब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना करते हैं, तो दूसरे देशों वालों को भी कल्पना करने का हक है। कल्पना कर रहा है कि रात में हम पढ़े और सुबह में IAS बन गए, नींद टूटा तो नीचे में ज़मीन पे गिरा होगा, तो ये कल्पना करना हो गया। तो उसी तरह से ये क्या है कि एक कल्चरल मूवमेंट है, सांस्कृतिक। जैसे कह सकते हो असम के लोग में जाओगे तो एक अलग तरह का ड्रेस होता है, तो वहाँ की परंपरा है, उसको बदल पाना नहीं है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार कहे थे कि जब उनका एक वोट से सरकार गिरा था 1999 में, डेट कंफर्म याद नहीं है, उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए 13 दिन गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक। अभी बहुत चर्चा हुआ था आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का इसी चीज के लिए 13 दिन दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उस समय बीजेपी बनकर उभरी थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन उसको बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए वो, तो वो 13 दिन के जगह 10 दिन में ही इस्तीफा दे करके प्रधानमंत्री पद से हट गए। अगर वो चाहते तो क्या 3 दिन और प्रधानमंत्री रह सकते थे ना। हमको बोलते स्कूल में कि 7 घंटे एक क्लास में 10वां माफ ही लीजिए, मेरा हक है कि हम 7 घंटे ले सकते थे, लेकिन मन करेगा तो हो सकता है 5वें घंटे में निकल जाए, ठीक। तो उसी तरह से ये 10 दिन में इस्तीफा दे करके निकल गए। तो उन पे कटाक्ष किया गया था कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो सत्ता के लोभ में करते हैं। तो उसी समय एक बात वो बोले थे कि क्या है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, परंतु यह देश अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज कह रहे थे कि ये परंपरा बनी रहे, बिगड़ी रहे, ये परंपरा बनी रहे, चलती रहे, कुछ इसी प्रकार के का बोले थे। तो यही है संस्कृति, अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना, ठीक है। भारत माता को लेकर के आगे चल रहे हैं। आज भारत के लोग भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। किस प्रकार, तो खाएंगे जाके बर्गर, खैर खाने का चीज है, उसके लिए स्वतंत्र है, आदमी कुछ भी कर सकता है। वेस्टर्न कंट्री की सभ्यता को लोग अब अपना रहे हैं। आज देखोगे लड़का को एक्सीडेंटल जीन्स पहन के चलता है, तो सब वेस्टर्न सभ्यता है, ठीक है। हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारी संस्कृति है कि आराम से लुंगी धोती पहनिए चलिए, ठीक है। तो वेस्टर्न सभ्यता को तुम अपना रहे हो और वेस्टर्न कंट्री हमारी सभ्यता को अपना रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या था कि लोग को जो एक तरह से राष्ट्रवादी बनाने का भावना था वो उसके संस्कृति से लिया जाता था। ये कल्चरल मूवमेंट था, तो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, भावना पैदा करने का, ठीक है। जैसे हम बताए थे एक दिन और एग्जाम्पल में कि मोदी जी जाते हैं कहीं पर भी तो वहीं के भाषा में बात करने लगते हैं। तो उस क्या है एक तरह से कि वहाँ के लोगों को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे क्षेत्र से भी भली भांति अवगत है। ठीक उसी तरह रोमांटिसिज्म में भी यही कहा जाता है कि आप अपनी परंपरा को, संस्कृति को लेकर के चलिए और ये आपको राष्ट्रवाद में, नेशनलिज्म में बहुत बड़ा कार्य करेगा। जैसे याद करो 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना में पोलैंड को रसिया को दे दिया गया, तो वहाँ से पोलिश भाषा को क्या करने जाने लगी, खतराने जाने लगी। लेकिन वहाँ का जो नेशनल लैंग्वेज है वो पोलिश है, तुम उसको हटा नहीं सकते। आज ब्रिटेन हमारे पे राज किया, इस्लामिक कंट्री तुर्की आक्रमण हुआ, तो क्या हमारी भाषा बदल गई? नहीं, वही हिंदी है। तो भाषा ये सब क्या है, परंपरा है, संस्कृति है, ये बदल नहीं सकती है। तब आता है कि द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ कॉमन पीपल। दास बोल्ट में कहे थे कि अगर आपको रियल कल्चर देखना है तो आप पहली बात तो सामान्य लोग के पास जाइए, दूसरी बात गांव में जाइए। ये क्यों कहे? बाहर के लोग मुंबई दिल्ली में रहने वाले, खाने के लिए उसको घर में खर्ची नहीं है, अब मोबाइल में सेव करेगा डैडी, पापा को सेव करेगा पॉप्स, मम्मी को सेव करेगा मॉम,
ये कहाँ की परंपरा है? अभी भी हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमारा क्लासमेट था, केशव नाम था उसका, अभी भी वो अपने पापा को पिताजी कहता है। तो ये परंपरा है, ये चलती रहनी चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए। अब ये नहीं कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बन जाओ राम जी के तरह। एक बार बताया था ना कि राम जी इतने आदर्शवादी है, जैसे फ्रेडरिक सरियू 4 चित्रों का श्रृंखला बना यूटोपिया, वो इतना ज़्यादा आदर्शवादी है कि उसका साकार होना संभव है ही नहीं। अब ये भी नहीं कि ढोंगी बच जाओ, सुबह उठो पापा पापा पैर पकड़ के खड़ा रहो, पापा जब तक हटा नहीं रहे हटबे नहीं करो, ढोंगी भी नहीं बनना, सामान्य रहो। तो वही कहते कि अगर रियल कल्चर आपको देखना है तो सामान्य आदमी के पास जाइए। किसके पास? सामान्य, न तो बहुत ज़्यादा ढोंगी, पूरा चंदन टिक्का लगा के बजरंग दल में शामिल हो गया, बजरंग दल में शामिल काहे हुए हो। फिर आता है कि कल्चर वाज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, जो वहाँ की संस्कृति है, आत्मा है किसी भी देश का। तो यही है आपका। अब आगे पढ़ेंगे टॉपिक में हम लोग आपका हंगर हार्डशिप ऑफ पॉपुलर इंडिया। ऐसे नया वाला क्वेश्चन रैंक लोगे तो उसमें एक चीज फायदा कि जो तुम्हारा एक तरह से ये देता है ना हॉट्स टाइप का केस स्टडी वाला क्वेश्चन थोड़ा रहेगा। देखो अब आता है कि हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। तो एज अ पॉपुलेशन रिवॉर्ड में हाँ 1830 में देखो अब आता है हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉर्ड। भूख, अनएम्प्लॉयमेंट समझो, ठीक है, और एक तरह से पॉपुलर जो रिवॉल्ट हुआ, आपका विद्रोह हुआ, ठीक। तो सबसे पहली बात है कि 1830 के दशक में क्या हुआ कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। कौन? यूरोप। अभी भी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं कर सकते हो, अभी भी इकोनॉमी में शायद यूरोप पहले नंबर पे, यूएसए है,
दूसरे पे चाइना, और तीसरा पे शायद है, तीसरा पे तो चला गया शायद ये कि पांचवा पे इंडिया है, पांचवा पे इंडिया है, छठे पे शायद ब्रिटेन आ गया है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस होता कब? सबसे पहली बात है कि हम कल एग्जाम्पल दिए थे कि तुम्हारे यहाँ कोई आदमी है, वो 10,000 रुपये कमा रहा है, उसके यहाँ एक ही बच्चा है और एक वाइफ है। तो एक वाइफ खाई 1,000 रुपया का खाना महीना में, वो खाया 1,000 रुपया का खाना, 500 रुपया एक्स्ट्रा कपड़ा में ले लो, और लड़का खाया 1,000 रुपया का खाना, 500 रुपया कपड़ा ले लो उसका, और 1,000, चलो 2,000 पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। तो 3,000, 4,000, 4 2 6, 7.5 या 7 8 समझ लो उसका खर्च हो गया। बचा यहाँ कितना हमको? अब 2 साल के बाद 2 गो और उसको बउआ, पैसा तो वो तो नहीं कमा रहा है 10,000। प्रमोट 2 साल में उतना जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता है, तो पैसा उसको क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा। हाँ, उसमें अगर रहा क्षमता तो प्रमोट होगा, वैसा कोई जरूरी नहीं कि वहीं पर 10,000 पे काम करेगा। तो उसका क्या होगा? अच्छा चलो, तुम बोला प्रमोशन भी मिला, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी तो 2 साल में बढ़ेगा। अभी से 2 साल पहले दूध कितना केजी खरीदते थे लीटर? 44-45, अभी जाता है तो सुधा गोल्ड मिलता है 50 रुपये में, 54 में, 60 में। तो उस हिसाब से अगर उसको प्रमोशन मिला तो उससे इन्फ्लेशन भी तो 2 साल में बढ़ेगा। महंगाई, अभी से पेट्रोल अभी 110 रुपया, 107 रुपया, आज से 2 साल पहले 90 रुपया पेट्रोल था। तो 2 साल में अगर 2,000 उसका वृद्धि हुआ तो उस हिसाब से सब महंगा भी तो हो गया। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहली बात कि इसमें जो मेन फैक्टर रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का या इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो होता है सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है? पॉपुलेशन। जनसंख्या को आप संभाल कर नहीं रखिएगा तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट सब चीज से जूझ लेंगे, ठीक है। अब इस आदमी के पास उतना ही पैसा है, तो इसको अगर किसी दूसरे 2 बच्चे को पढ़ाना थी तो किसी से कर्ज लेगा। अब जब तक इसका तीसरा बच्चा कमाने लायक नहीं हो जाता है तब तक ये कर्ज लेते ही पढ़ाते रहेगा। और तुमको क्या लगता है कि स्कूल का फी भी बढ़ेगा? आज से पहले तुम 7वां में फी देते होगे 800-1,000 रुपया, 10th में दे रहे हो 1,400 रुपया, तो फी भी तो बढ़ गया। जिस तरह से पायदान चढ़ते जाओगे उस तरह से तुम्हारा इन्फ्लेशन भी बढ़ते जाएगा, खर्च भी बढ़ते जाएगा। अभी से पहले एनसीईआरटी का बुक मिलता होगा 30 रुपये में, ठीक। RS अग्रवाल खरीदने गए तो मेरा माथा घूम गया, 750 रुपया की बुक है 11th का। तो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी उतना महंगा बुक खरीद के पढ़ पाएगा जीवन में? तो क्या करेगा? सेकेंड हैंड बुक लेगा, ठीक। तो उसी तरह से जब पॉपुलेशन आपका बढ़ा तो क्या होता है कि सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जनसंख्या बहुत है, सीमित स्थान है तुम्हारे पास, इंडस्ट्रीज सीमित है, नया इंडस्ट्रीज नहीं बन रहा है। पॉपुलेशन बढ़ा मतलब ये पॉपुलेशन अभी बाढ़ में रोड के किनारे में जनसंख्या थी, अभी जाओगे तो एनटीपीसी की तरह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, फिर जाओगे तो भेटगांव की तरह बढ़ते जा रहा है। तो अब जो तुम्हारा एग्रीकल्चर करने के लिए जो क्षेत्र है वो भी तो कम होगा। एग्रीकल्चर करने के लिए खेत कम होगा मतलब तुम्हारा जो ग्रेन है, तुम्हारा जो फूड है वो उपज कम हो जाएगा। उपज कम होगा, खाएगा आदमी कम। एक तरह से समझो कि सब चीज आपस में को रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या? बेरोजगारी आएगी, पॉपुलेशन बढ़ गया, इंडस्ट्रीज सीमित है, बेरोजगारी स्वाभाविक है आएगी। सबसे पहले आदमी को क्या करना चाहिए ना, सक्सेस होना है तो इंगेजमेंट रखो, फालतू बात नहीं सोचना। इंगेजमेंट रखिए कुछ में। अब 10th पास कर गया लोग, या हम 12th पास करेंगे, सोचता होगा कि सर जैसे बोल दिया यस कि पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे, तो वैसा कुछ नहीं, इंगेज रहना चाहिए आदमी। इंगेजमेंट रहने से क्या होता है कि तुम फालतू चीज से बचोगे, फालतू सोचने से बचोगे, जो निगेटिव थिंकिंग आता है ना उससे बचोगे। अब गिर गए तो ठीक से नहीं चलने आ रहा होगा तो वह गिर गए, दूसरा आदमी गिर जाएगा, बोलेगा अरे देख लिया यही हम गिर गए। ये हुआ निगेटिव थिंकिंग। काहे? क्योंकि तुम इंगेज नहीं हो। अब तुमको कोई रास्ता में जा रहे तो रास्ता में 2 आदमी तुमको देख के हंस दिया, बात कर दिया, इंगेज नहीं हो तो घर में बैठ के सोचते रहेगा 1.5 घंटा, अरे काहे सोचा, हमको देख के हंसा, क्या बात कर रहा था, कहीं गाली तो नहीं दे रहा था। वही काम करते रहोगे तो तुमको ये चीज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी मानसिकता को भी क्या करता है? कमजोर कर देता है।
आदमी को कुछ न कुछ में इंगेज रहना ही चाहिए, ठीक है। अब आता है कि इससे क्या होने लगा कि लोग जो गांव से थे वो कहाँ जाने लगे, सिटीज में, ठीक। क्यों? क्योंकि अब जो है अभी के लोग बच्चे उतना कर्मठ भी नहीं रहे जो खेत में जाके काम कर लेगा, 2 बार कुदार पालेगा, घास छीलेगा, उसका देखना हाथ में ठेला पड़ जाता है। लेकिन पुराने लोग ऐसे नहीं होते थे। पुराना लोग को जंडा का रोटी दे दो और सरसों का साग दे दो, मार चाय एकदम मजे से खाएंगे। अभी का लोग को बच्चा को घी लगा कर रोटी आलू भुजिया दो तो नहीं धसता, लौटा टिफिन में लेके चला था। तो ये सब है बदलाव, ठीक है। और स्लम्स क्रिएट होने लगा, चौल जिसको कहते हैं ना, चौल क्रिएट होने लगा शहर में, ठीक। मतलब जैसे तुम्हारा ऐसे नॉर्मली जैसे लॉज कहते हो ना, एक तरह से वही समझ लो। लॉज में तो ऐसे, लॉज में तो तुम्हारा ढलैया भी रहता है, चौल में ढलाई भी नहीं रहता है, सीधा एगो खड़ा किया और छपरा दिया, हो गया, ठीक। और अब आता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर इज टाउन वेयर ऑफ्टन आफ्टर द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड। जो छोटे लघु उद्योग थे उसको क्या होता था कि इंग्लैंड से आने वाली सामानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो गया, भारत से लोग नील लेकर के जाते थे, नील की खेती जबरन करवाते थे। क्यों? फायदा उसको ज़्यादा, कॉलोनी थे हम लोग उस टाइम में, तो वहाँ सस्ता सामान बनता था। अब समझो मॉल में जा रहा है, पार्क एवेन्यू का डीओ है 180 रुपया में, अब कोई नॉर्मल डीओ दे रहा है 180 रुपया में 2 को, बाय 1 गेट 1 फ्री। तुम ये नहीं देखोगे कि पार्क एवेन्यू ब्रांड है, तुम ये देखोगे कि हमको 180 रुपया में यहाँ पर 2 को मिल रहा है। बाकी उसका कैसा सुगंध है कि दुर्गंध है, उससे पता तुम समझ में तुमको आएगा नहीं। जैसे देखते हो ना कि 150 रुपया में 2 को जीन्स दे रहा है, जा रहा आराम से आदमी खरीद रहा है। वही लेवाइस का जीन्स तुम्हारा दे रहा है, तुम्हारा वुडलैंड का जीन्स दे रहा है 1400 रुपया में एगो। लेकिन ये नहीं समझता है कि ये 1400 रुपया का जीन्स तुम 14 साल भी पहनोगे तो उसका चमक उतना ही दिन तक रहेगा, और ये 150 रुपया का जीन्स 14 महीना पहन लोगे तो उसका चमक उड़ जाएगा। तो उसी तरह से जैसे देखता है ना एडिडास, नया नया जो चप्पल आजकल चला है व्हाइट कलर का, एडिडास की जगह लिखा रहता है एविबास। तो देख नहीं रहा है, एक पंखा लिए थे, कोई पूरा खुश थे कि अरे महंगा पंखा लिए, तूफान का पंखा लिए, तूफान। जब पढ़े हम उसका डिब्बा, उसमें लिखा हुआ था टूटान, हाँ टूटान था लिखा हुआ। तो वो क्या है कि सेम छाप देता है, ऐप को बना दिया टी, लोग समझ नहीं पाया कि टूटान है, वो थर्ड क्लास की कंपनी है, ले लिया। एडिडास को ऐसे लिख देगा कि पढ़ने में आएगा एडिडास, ठीक से पढ़ोगे तो एविबास लिखा हुआ था, रिबॉक लिख देगा उसको। तुम तो खुश है रिबॉक का ले लिए बैठ, हम एकदम सीएट का। तो उसी तरह से होता है कि यहाँ पर इंग्लैंड से जो सस्ती चीज़ें आती थी ये लघु उद्योग में प्रतिस्पर्धा करवा देती थी, ठीक है। और फिर आता है कि राइज इन फूड प्राइसेस, स्वाभाविक है, लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, विलेज से छोड़कर सिटी जाने लगे, किसान कृषि करने के योग्य अब नहीं रहे, तो फूड कम उपजेगा, खाने वाला ज़्यादा हो रहा, तो प्राइस उसका स्वाभाविक है कि वो बढ़ेगा, ठीक है।